कभी किसी लॉयर को देखा होगा, टीवी में देखा होगा, मूवीज़ के अंदर देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा। आप में से काफ़ी लोगों के घरों में भी लॉयर्स होंगे। लॉयर को देखने के बाद में आपको लगता होगा कि लॉ की अगर मैं पढ़ाई कर लेता हूँ तो क्या सिर्फ मैं कोर्ट जा सकता हूँ? कोर्ट जाने के अलावा भी इसके अंदर करियर ऑप्शन है क्या? क्या मैं और किसी करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता हूँ अगर मैंने लॉ कर लिया तो इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग तसल्ली से बात करेंगे और तसल्ली से बात करते हुए जानेंगे टोटल 13 करियर ऑप्शंस जो कि आप लॉ करने के बाद में अपना सकते हैं। तो चलिए, सबका स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस पे। मैं अमित पांडे आप सभी को आज बताऊंगा कि लॉ करने के बाद में आपके पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं। तो चलिए, टॉप करियर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा भी काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस हैं, पर यहाँ पे मेन ध्यान रखा गया है कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है, प्लस पैसा किसके अंदर ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक जो लॉयर होता है वो क्या करता है, वो कोर्ट जाता है। तो सबसे पहले है एडवोकेट। हर लॉयर एडवोकेट होता है वैसे तो, पर अगर आप लिटिगेशन करते हैं, लिटिगेशन मतलब कॉमन भाषा के अंदर इसे कहते हैं वकालत, कोर्ट जाना। लिटिगेशन आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग फील्ड के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं, आप अलग अलग फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको क्रिमिनल ही पसंद हो या सिविल ही पसंद हो, आपके पसंद का जो भी फील्ड होता है उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम लोग स्टेप की बात करें तो खाली लॉ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद में डिग्री लेने के बाद में आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम नाम का, AIBE नाम का एक एग्जाम पास करना होगा। उसके बाद में आप एनरोल हो जाएंगे और AIBE का एग्जाम देने से पहले आपको स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोल करना होगा। आपका कार्ड बन जाएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे और जब भी आपका वकालतनामा लिखा जाएगा तो आपका R नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे जरूर देना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सैलरी की, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको मैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक कर सकता हूं। आपके अपने कैलिबर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप कितना कमा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी नौकरी की चाहत हम सभी को रहती है। सरकारी नौकरी भी अवेलेबल है अगर आप लॉ कर लेते हैं तो, सिर्फ प्राइवेट नहीं है। सबसे पहले जैसे अभी की बात करते हैं JLO, राजस्थान के अंदर जूनियर लीगल ऑफिसर्स, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऑफिसर ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। अगर आप सैलरी की बात करें तो इनिशियल स्टेज पे 48,000 पर मंथ के करीब इसकी सैलरी है। इनिशियल स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक एग्जांपल है। उसके अलावा वकील ही बनना चाहते हैं तो सरकारी वकील मतलब APO, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बन सकते हैं। आप बैंक में, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर या फिर किसी भी PSU के अंदर, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहां पे आप बन सकते हैं लॉ ऑफिसर। ये सब के सब गवर्नमेंट है, यहां पे आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा एक मजेदार चीज बताऊं, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपको 1.5 लाख पर मंथ तक की सैलरी ऑफर करता है। अगर यहां पे SEBI ग्रेड A के अगर आप लॉ ऑफिसर बन जाते हैं तो ये बहुत सारी जगह है। सारे जितने भी सरकारी कॉर्पोरेशन है या फिर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, NHRC की बात करें, NCW ऐसे कमीशंस की बात करें, बैंक्स की बात करें, इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें, सब जगह लॉयर की ज़रूरत है, सब जगह एडवोकेट की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप इसीलिए देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब जगह, आर्मी में आप जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, सब जगह आप जा सकते हैं। ठीक है, जैग एंट्री के थ्रू, जैग एंट्री के थ्रू। जैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जज एडवोकेट जनरल। आप जा सकते हैं।
इसीलिए इसको इतना लंबा बताया गया। एवरेज सैलरी जो मैंने यहाँ पे 14 लाख लिखी है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले फील्ड के अंदर गए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है लीगल एडवाइजर। जब भी कोई कंपनी बनती है तो इनको ना काफ़ी सारे रेगुलेशंस को मानना पड़ता है। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करने होते हैं, प्लस पैनल लॉयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे ना किसी भी कंपनी के अंदर, छोटी हो बड़ी हो, सबको ज़रूरत होती है। किसी भी कंपनी के अंदर इन सब कामों के लिए आप क्या कर सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, जुडिशरी। सबसे ज़्यादा डिमांड जो आज के टाइम में रहती है वो जुडिशरी की रहती है। कारण है इसका ओहदा, प्रतिष्ठा बहुत होती है, रेपुटेशन बहुत होती है, तो इसीलिए जुडिशरी की काफ़ी यहाँ पे डिमांड रहती है। काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। यहाँ मैंने स्टेट्स क्यों कहा, क्योंकि ऑल इंडिया एग्ज़ाम कोई नहीं होता है जुडिशरी के लिए। ऑल इंडिया एग्ज़ाम नहीं होता है, स्टेट वाइज एग्जामिनेशन होते हैं। स्टेट वाइज एग्जामिनेशन का मतलब दिल्ली होगा तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, हरियाणा होगा तो HRJS होगा, हिमाचल प्रदेश होगा तो HPJS होगा, उत्तर प्रदेश होगा तो PCSJ, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, बिहार होगा तो BJS, राजस्थान होगा तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हर स्टेट अपना अपना अलग अलग एग्ज़ाम ले रहा है। सब स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम है, तो आप स्टेट जुडिशरी के अंदर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में आप बनते हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न। ठीक है, तो ये आप बनते हैं। यहाँ पे आप जज कहाँ पे बनते हैं, आप बनते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जज, मजिस्ट्रेट वाली पोस्ट कह देते हैं। ठीक है, एनुअल सैलरी की बात करें तो 12 लाख तक इसकी सैलरी होती है। और ये इतना ज़्यादा लुक्रेटिव इसलिए भी है क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर 35 ईयर्स की एज लिमिट है। राजस्थान की बात करें तो 40 है, मैक्सिमम स्टेट के अंदर 35 ईयर्स है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो 40 साल तक आपको मौका मिलता है, अनलिमिटेड टाइम। जब तक 40 साल पूरे ना हो जाएं आप एग्ज़ाम देते रह जाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टीचिंग जैसे मैं कर रहा हूँ, टीचिंग जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। टीचिंग जो है आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेगमेंट के अंदर कर सकते हैं। प्राइवेट के अंदर आप कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं, कोचिंग्स के अंदर जा सकते हैं, पब्लिक के अंदर आप यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना होगा। अगर ये करना है तो आपके पास में ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं कि नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। कुछ लोग PhD को भी यहाँ पे मांगते हैं, कुछ लोग खाली LLM मांगते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखना हो तो। और अगर प्राइवेट में जाना है तो उतनी ज़्यादा बंदिश होती नहीं है। तो आपकी अगर हायर स्टडीज़ हो रखी है और आपको अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो इस वाले फील्ड में आके भी आप पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 6 से 7 लाख है। इसका मतलब 50,000 पर मंथ एज अ फ्रेशर आप कमा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, एवरेज हम लोग मान के चल रहे हैं। लीगल आउटसोर्सिंग, LPO आपने नाम सुना होगा, LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है ना LPO, इसके अंदर भी काफ़ी मास हायरिंग होती है। आपने कॉलेजेस के अंदर सुना होगा मास हायरिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, मास हायरिंग होती है। हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा पैसा कम है, थोड़ा सा पैसा मतलब 4 to 6 लाख पर एनम फ्रेशर्स के लिए है। फ्रेशर्स के लिए 4 to 6 लाख पर एनम है, बट फिर भी ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितना ज़्यादा आप इस फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं उतना ज़्यादा आपका मानदेय बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइवेट कंपनीज में आप जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज के अंदर क्या करते हैं, आपके अलग अलग रूल्स होते हैं।
क्या होते हैं, डिफरेंट रोल्स होते हैं। और हर बड़ी कंपनी के अंदर आपको एक ना लीगल डिपार्टमेंट जरूर दिखेगा, लीगल डिपार्टमेंट जो है वो जरूर दिखेगा। उसके अलावा लॉ फॉर्म्स के अंदर आप एसोसिएट बन सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है आज के टाइम में लॉ स्कूल्स के स्टूडेंट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि इनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है, इनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है। अगर आप टीयर वन लॉ फर्म में जा रहे हैं तो आप मान के चलिए 14 से 20 लाख पर एनम आपकी इनकम हो सकती है। ठीक है, 14 से 20 लाख बहुत ज़्यादा है, 14 से 20 लाख जो है आपकी इनकम हो सकती है। अभी तक हम लोगों ने 7 देख लिए हैं। 8वां है हायर एजुकेशन। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, रिसर्च करना अच्छा लगता है। हायर एजुकेशन का मतलब क्या? रिसर्च आप करें। हायर एजुकेशन का मतलब रिसर्च में अगर आप जाना चाहें। अब ये रिसर्च कहाँ पे काम आती है? आगे जाके अगर आपको पॉलिसी मेकिंग के अंदर जाना है तो आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। हायर एजुकेशन उसमें काफ़ी हेल्प करती है। हायर एजुकेशन मतलब LLM मतलब मास्टर्स, PhD मतलब डॉक्टरेट। अगर आपको मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट करने का मन है तो वो भी आप परसू कर सकते हैं। लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अंदर क्या होता है, आप किसी स्पेसिफिक डोमेन में ही करते हैं, स्पेसिफिक डोमेन में ही अपनी रिसर्च करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेबर लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, साइबर लॉ, स्पोर्ट्स लॉ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं। आप राइटर बन सकते हैं, लॉ बुक्स के, रिपोर्टर के या जर्नलिस्ट के। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप राइटर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। उनकी अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो 6 से 7 लाख रुपए पर एनम इनकी भी सैलरी रहती है। काफ़ी सारे पब्लिशिंग हाउस है, यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल, लेक्सिस नेक्सिस, अब तो खैर खरीद लिया। उसके बाद में SCC ऑनलाइन एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं अगर आपको लिखना पसंद है, आपको अगर जर्नलिज्म पसंद है तो। लीगल एनालिस्ट भी बन सकते हैं। लीगल एनालिस्ट जो है ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर एनालिसिस करते हैं। हालांकि इसको लेके अलग से कोई ज़्यादा पोस्ट होती नहीं है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो अलग से ज़्यादा पोस्ट होती नहीं है, बट हाँ मान के चलिए क्लैरिकल काम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है। अगर आपको पैरालीगल या फिर क्लैरिकल काम के अंदर इंटरेस्ट आता है तो आप इसको भी अपना एक ऑप्शन बना सकते हैं। थोड़ा सा लो पेइंग जॉब है क्योंकि रिपीटेटिव वर्क होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लीगल रिसर्चर क्या करते हैं? मान लीजिए कि कोई केस के ऊपर रिसर्च करनी हो, ड्राफ्टिंग के टाइम में रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे सर रिसर्च क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास एक केस आया, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ऐसा सिमिलर केस कोई सुप्रीम कोर्ट के पास पहले जा चुका है, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ सर सुना लग रहा है, मैं आपको ढूंढ के बताता हूं। वही जो ढूंढ के बताना होता है उसी को लीगल रिसर्च कहते हैं। तो लीगल रिसर्चर की भी काफ़ी सारे यंग लॉयर्स जो हैं लॉ फॉर्म के अंदर लीगल रिसर्चर के तौर पे जुड़ जाते हैं, जजेस के साथ में जुड़ जाते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ में जुड़ जाते हैं। लीगल रिसर्चर या फिर लीगल कंसल्टेंट के रूप में जुड़ के रिसर्च वाला काम करते हैं ताकि अपने सीनियर्स को या अपनी फर्म को या फिर जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के आप साथ जुड़े हैं उसे फ़ायदा पहुंचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। यहाँ पे मैंने वैसे पॉलिटिक्स कोई भी ज्वाइन कर सकता है, पर मैंने यहाँ पे जोड़ा, उसका कारण है। कारण क्या है कि अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम के इंडिया को देखते हैं तो वहाँ पे गांधी जी, आपके जेब में जो नोट रखा हुआ है उस नोट के ऊपर जिस व्यक्ति की फोटो है वो एक लॉयर, बैरिस्टर है। फर्स्ट जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक लॉयर हैं। फर्स्ट जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो एक लॉयर हैं। लॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाले तो ऑब्वियसली डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं वो तो लॉयर हैं ही। अगर आप देखते हैं और वर्ल्ड लीडर्स की अगर हम लोग देखते हैं तो नंबर 1 पे वैसे तो
आर्मी जनरल्स जो हैं या फिर आर्मी बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं, मिलिट्री बैकग्राउंड वाले या डिफेंस बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादा हैं मोनार्की के अलावा। अदरवाइज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के अंदर अगर आप देखते हैं तो लॉयर्स जो हैं वो 23 to 25% लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं। बराक ओबामा लॉयर, मनमोहन सिंह ने भी लॉ कर रखी है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी लॉयर थे, सरदार पटेल भी लॉयर थे, उसके अलावा गांधी जी भी लॉयर थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद वो भी लॉयर थे। तो लॉयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीड करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं। एक ट्रिविया देता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी भी लॉयर हैं, ठीक है, LLB उन्होंने कर रखी है। लास्ट में आते हैं, हायर स्टडीज़ जो है वो काफ़ी लोगों को पसंद है। तो हायर स्टडीज़ जो होता है वो ब्लेंड होता है। जैसे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, NGOs के साथ में जुड़ते हैं, तो अपने LLM और हायर स्टडीज़ के साथ में आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी खुद की भी चाहे तो NGO आप खोल सकते हैं। NGO ट्रस्ट जैसे भी आप चाहें ये आप खोल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी सारे लोग फेलोशिप करने के बाद में इस रास्ते पे जा रहे हैं, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, बट अदरवाइज ना ये काफ़ी ज़्यादा आजकल परस्यू किया जा रहा है। तो आई होप आपको क्लियर तो हुआ होगा कि मैं काफ़ी सारी जगह पे जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि लॉ करने के बाद में मैं या तो सिर्फ कंपनीज में जाऊँगा या जुडिशरी करूँगा या कोर्ट जाऊँगा। आपको जिस फील्ड में जाना है जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, जनरल कंपटीशन वाली जो चीज़ें हैं वो तो आप फाइट अभी भी कर सकते हैं। बैंक PO हो गया, UPSC हो गया, SSC हो गया, RAS हो गया, स्टेट PCS हो गया, ये सारे के सारे आप अभी भी फाइट कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। चैनल नया है, आपके प्यार की ज़रूरत है, तो और भी लोगों को बताएं कि एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा चैनल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ के साथ में आ गया है। फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।